मोहम्मद बिन तुगलक का जो स्कीम्स है जिसके बारे में हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस्ड किए थे, उसके आगे की एक स्कीम्स है टोकन करेंसी, है ना। टोकन करेंसी कर सकते हैं कि द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, कह सकते हैं, ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इन मेडुअल इंडिया, है ना। जो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, वह मध्यकाल के सिक्कों के या मुद्रा के इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और हम आपको बता दें, जैसा हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया हुआ था, कि इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉइन्स, पुनो टंका, है ना, जिसे टंका के रूप में हम जानते थे। चांदी का सिक्का उसने प्रचलित किया था, और तांबे का जीतल, है ना, कॉपर का जीतल। तो यह मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी चली आ रही थी, और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, और उससे चांदी के सिक्के, टंके और तांबे के जीतल की जगह उसने जो है एक ब्रॉन्ज का सिक्का जो है कह सकते हैं कि जारी किया चांदी के सिक्के की जगह, जिसका मूल्य, जिसकी वैल्यू जो थी, वह चांदी के सिक्के के ही बराबर थी, यानी प्रतीक रूप में थी। उसकी मान्यता उसी प्रकार थी जैसे कि चांदी के सिक्के की थी, टंके की थी। मतलब इसको हम वर्तमान परिदृश्य में बताने का प्रयास करेंगे। जैसे भारत की करेंसी इस समय रुपया है, नोट है, उसको बदल करके एक दूसरा कागज का कोई टुकड़ा या कोई कॉपर का सिक्का जारी कर दिया जाए, और उसकी वैल्यू जो है निर्धारित कर दी जाए कि जो नोट है, जो रुपया है, उसके ही बराबर है मानी जाएगी। उसके प्रतीक के रूप में, उसके जो है कह सकते हैं कि उसके एक तरीके से मानक के रूप में, है ना, एक्सेप्ट करी जाएगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यही किया कि उसने जो प्रचलित सिक्का था, जो मुद्रा थी सल्तनत काल में, चांदी का रुपया और तांबे का जीतल, उसकी जगह जो है उसने चांदी के सिक्के की ही भांति उसके प्रतीक के रूप में कांसे का, ब्रोंज का सिक्का जो है करेंसी जारी किया। इसके बारे में डिफरेंट व्यूज़ हैं। कोई कहता है कि उसमें पीतल भी मिला हुआ था, और कांसा, ब्रंज तो था ही। लेकिन ये सच्चाई है कि चांदी के सिक्के को बदल करके, उसके बदल मतलब उसको बंद करके, उसकी जगह प्रतीक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्रंज के सिक्के जो है जारी किए थे। उसकी वैल्यू, उसकी मान, उसकी जो एक्सेप्टेंस था, वह बिल्कुल चांदी के टंके, सिक्के टंके की ही बराबर था। यही, इसी को कहा जाता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। समझ में आया ये बात? इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। समझ में आया बेटा? सांकेतिक मुद्रा किसको कहते हैं? हम केवल डिफाइन कर रहे थे कि सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी जो है किसको कहा जाता है। ठीक है। अब जो है प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट क्यों किया, इस स्कीम को क्यों इंट्रोड्यूस्ड किया। ठीक है। वर्तमान परिदृश्य में उस समय देखें तो डिफरेंट हिस्टोरियंस के व्यूज़ हैं। बर्नी, जिसने तारीख़ फिरोज शाही लिखी थी, वह लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, और इस कारण से उसका जो राजकोष था, जो उसका गवर्नमेंट का जो फंड था, वह समाप्त हो गया था। इस कारण से वह चांदी के सिक्के की जगह जो है ब्रॉन्ज के सिक्के जो है प्रतीक रूप में जारी करना उसको पड़ा। बर्नी लिखता है कि दैट द सुल्तान वाज इन द नीड ऑफ इवेनेंस
wealth for the conquest, है ना. Hence it became inevitable for him to issue token currency. ठीक है. तो ये जो है बर्नी लिखता है कि चूंकि वह साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और अत्यधिक दानशील प्रवृत्ति का भी था, इसलिए उसके कारण राजकोष खाली हो गया था. इसलिए साम्राज्य को दिवालियेपन से बचाने के लिए यह एक बहुत ही उचित उपाय हो सकता था. इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे जारी किया. लेकिन बर्नी की इस अवधारणा को एज इट इज स्वीकार नहीं किया जा सकता है. यह ठीक है कि मोहम्मद बिन तुगलक साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, उदारशील और दानी प्रवृत्ति का था, लेकिन यह कहना कि इस कारण से उसका राजकोष खाली हो गया था, चांदी की कमी हो गई थी, यह उचित नहीं जान पड़ता है. क्योंकि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इस करेंसी को बंद करके उसकी जगह एक्सचेंज के रूप में चांदी के सिक्के लेने को लोगों को कहा, तो यह संभव नहीं था. लोगों को एक्सचेंज के बदले में चांदी के सिक्के भी दिए गए, सोने के सिक्के भी दिए गए. तो यह कहीं से भी स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो राजकोष था, जो सरकार का जो फंड था, वह जो है समाप्त हो चुका था, चांदी की कमी हो गई थी. उसको दूर करने के लिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ब्रंज के सिक्के जो है प्रतीक के रूप में जारी किए थे. इसी तरह से एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है एडवर्ड थॉमस जो है, जिनका ये कहना है कि जिनका ये मानना है कि जो है चांदी की कमी हो गई थी. नेल्सन राइट एंड एडवर्ड थॉमस इसके बारे में कहते हैं कि विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, पूरे वर्ल्ड में जो है चांदी की कमी हो गई थी, शॉर्टेज चल रही थी, और बंगाल के अतिरिक्त चांदी का जो सप्लाई हुए वो नहीं हो रही थी. दक्षिण भारत से प्राप्त जो संपदा थी वो भी समाप्त हो चुकी थी. इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि इस सिक्के को, चांदी के सिक्कों को बचाने के लिए, इसकी कमी को दूर करने के लिए कुछ समय तक के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे, कॉपर और ब्रंज से मिश्रित जो सिक्के थे प्रतीक के रूप में जारी किए, जिसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर किया गया, और इसे स्वीकार किया गया, आशा की गई कि जनता इसे स्वीकार करे. यानी कि इस एडवर्ड थॉमस एंड नेल्सन राइट जो है वो लिखते हैं कि ओपिनियन आर ऑफ द ओपिनियन दैट द शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन वर्ल्ड वाज द रूट काज ऑफ द इशू ऑफ टोकन करेंसी. तो ये एक इनका अपना मानना है, लेकिन ये इस तथ्य को भी स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि चांदी की कमी हो गई थी, सप्लाई नहीं हो रही थी. और बर्नी की तरह इनका भी कहना है कि चांदी की कमी हो गई थी और उसको रोकना चाहता था. इसे भी स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है. कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो निश्चित है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रचलित चांदी के सिक्के की जगह कॉपर और उससे मिश्रित मिक्सचर जो आपकी ब्रंज के जो सिक्के थे उसको प्रतीक रूप में जारी किया था, उसके मानक के रूप में जारी किया था, जिसकी मूल्य, जिसकी वैल्यू चांदी के सिक्के टंके के ही बराबर रखी गई थी, और जनता से यह आशा की गई थी कि वह इसे एक्सेप्ट करे. और बर्नी जैसा लिखता है कि चीन या मोहम्मद बिन तुगलक का यह प्रयोग कोई नया नहीं था. चीन और ईरान में इसके प्रयोग किए गए थे, इस तरह के प्रयोग प्रतीक रूप में किए गए थे, लेकिन ईरान में भले ही यह प्रयोग असफल रहा था, चाइना में सफल रहा था, लेकिन जो है हिंदुस्तान में, भारत में बर्नी लिखता है कि जनता ने प्रतीक सिक्के, यानी कि जो कांसे और जो ब्रंज के सिक्के थे मिक्स करके, उसको घरों में ही ढालना शुरू कर दिया. उसका टकसाल, घर ही टकसाल बन गया जहां से मुद्रा ढाली जाती थी. इसी तरह से एडवर्ड थॉमस लिखता है कि टकसाल के अधिकारियों ने
जिन औजारों से, जिन अस्त्र से, जिन टेक्निक से कह सकते हैं कि काम किया, उसे एक सामान्य साधारण जो कारीगर भी कर सकता था। और यही कारण था कि साधारण जो कारीगर थे और जो टकसाल, सरकारी टकसाल के जो अधिकारी जो प्रयोग करते थे, उनमें उसकी तकनीक में कोई अंतर नहीं रहा, कोई भी पेचीदी डिज़ाइन नहीं थी, कोई भी मुद्रा बहुत आसानी से अपने घरों में भी, साधारण टकसाल में भी लोग ढाल सकता था। यही कारण था कि बिना किसी रोक-टोक के आम जनता ने घरों में रखे जो कांसे के और जो आपके ब्रंच के जो बर्तन थे, उनको जो है को जो है ढाल करके उसका मुद्रा के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। और सरकार का भी कोई उस पर नियंत्रण नहीं रहा और सरकार ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया कि जो है सामान्य आदमी कोई जो है जो प्रतीक मुद्रा है उसके अनुरूप जो है कोई सिक्का न ढाल सके। कोई राजकीय चिन्ह नहीं था, कोई सरकारी चिन्ह नहीं था, कोई पेचीदी टेक्निक्स नहीं थी। तो इस कारण से लोगों ने उसकी मुद्रा को बराबर समझ करके घर के बर्तनों को ही मुद्रा के रूप में बना करके मार्केट में उसको भू राजस्व अदा करने के लिए प्रयोग करने लगे, व्यापार के लिए प्रयोग करने लगे, वस्तुओं के क्रय विक्रय में प्रयोग करने लगे। तो यह एक बहुत ही बुरी हालात थे। और इससे इरफान हबीब साहब, यकीन निजामी साहब ये जो बातें लिखते हैं, उनका कहना है कि इसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो ये देखने में आती है कि जो है भू राजस्व की जो अदायगी प्रतीक सिक्के के रूप में की जाने लगी थी, जिससे जो खत मुकद्दम और चौधरी थे वे शक्तिशाली हो गए और उन्होंने इस मुद्रा के माध्यम से विपंस जो है अस्त्र शस्त्र खरीदने प्रारंभ किए। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिणाम इस पर दिखाई पड़ रहा है कि जो भारत का जो निर्यात होता था उसके भारत का विदेशों से जो आयात होता था वो आयात होना बंद हो गया, क्योंकि व्यापारियों ने जब प्रतीक मुद्रा को विदेशियों को भुगतान के रूप में अदा करने का प्रयास किया तो दूसरे देशों के व्यापारियों ने उसको लेने से इनकार कर दिया। और ऐसी स्थिति में फिर भारत में रह रहे व्यापारियों ने भी इस प्रतीक मुद्रा को मानने से या इनकार कर दिया, जिसका यह परिणाम हुआ कि इससे अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ। और क्योंकि जनता को विद्रोह फैल गया, जनता के विद्रोह को शांत करने के लिए जो प्रतीक मुद्रा थी उसको एक्सचेंज करके उसको चांदी के और जो है सोने के सिक्के जनता को वितरित किए गए, जिसका ये परिणाम हुआ कि पूरा का पूरा जो राजकोष था मोहम्मद बिन तुगलक के समय का वह अब सचमुच खाली हो गया। यानी कि अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। जैसा कि हमने इसके पहले आपको बताया कि क्या परेशानी थी, क्यों असफल हुई। अगर यह मुद्रा असफल, अगर प्रतीक मुद्रा को एक सुनियोजित तरीके से लागू किया गया होता, जैसे कि सरकारी टकसाल होता है सरकार का, जहां पर मान लीजिए भारत सरकार की इस समय जैसे मुद्रा छपती है, आरबीआई का कंट्रोल है, नोट की अपनी एक पेचीदी डिजाइन है, एक मानक है नकली नोट और असली नोट की पहचान करने का, है ना। अगर ये सिस्टम ना हो तो जाहिर सी बात है कि नोट छाप करके लोग जो है मार्केट में उसको प्रयोग करना शुरू कर दे, फिर आपकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया कि आम जनता घर के बर्तनों को साधारण कारीगर के माध्यम से बना करके प्रतीक मुद्रा के रूप में मार्केट में उसको क्रय विक्रय करने में, भू राजस्व की अदायगी में या अन्य कार्यों में प्रयोग कर सकती है।
अगर वह इसके लिए प्रयास किया होता, टकसाल के अलावा बाहर मुद्रा को ढालने की परमिशन नहीं मिला होती, उसकी कोई स्पेशल पर डिजाइन होती, टेक्निक्स होती, जिससे कि उसको जांच के इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से उसको पकड़ा जा सके कि यह सही है या गलत है, तो संभव था। और दूसरी बड़ी बात कि न तो इसके अधिकारी और न ही जनता उसके इस एक्सपेरिमेंट को समझ सके। उन्होंने केवल ये समझा चांदी के सिक्के के बराबर के बर्तन जो है कांसे के और तांबे के जो बर्तन हैं उसको जो है सिक्के के रूप में परिवर्तित करके उसको मार्केट में आप प्रयोग करिए, खरीदने में, बेचने में, बाय करने में, सेल करने में, है ना। तो ये एक बड़ा ही खतरनाक रहा। और इससे भी खतरनाक स्थिति तब हुई जब मोहम्मद बिन तुगलक ने विद्रोहियों के, जनता के विद्रोह को शांत करने के लिए सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन को बंद कर दिया और उसकी जगह प्रतीक मुद्रा लेकर के उसके बदले में लोगों को सोने और चांदी के सिक्के जो थे उसको उन्होंने उसने प्रदान करने का आदेश दिया। तो इससे अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया? कोई डाउट्स? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ना बेटा? आगे बढ़ें। क्वेश्चंस मुस्कान सिंह बहुत पूछती हैं, क्वेश्चन पहले ही दिन हम बता चुके हैं बेटा, अलग अलग टॉपिक थोड़े नहीं है, हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, उसकी स्कीम्स के बारे में कि मोहम्मद बिन तुगलक की राजनीतिक और प्रशासनिक जो योजनाएं थी, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। फर्स्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, टुडे आई विल डिस्कस्ड टोकन करेंसी, है ना। तो टोकन करेंसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जो उसकी अगली योजना थी बेटा वो थी खुरासान इनोवेशन, है ना, खुरासान अभियान, जिसके बारे में मोहम्मद बिन तुगलक लिखता है कि बर्नी लिखता है तारीख फिरोज शाही में कि मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान के लिए 3,70,000 जो सोल्जर्स थे उनको उसने कर रखा था, जिससे कि खुरासान पर विजय प्राप्त किया जा सके। और इसके लिए वो लिखता है कि मिस ट्रांसआक्सियाना मध्य एशिया के शासक जो थे अबू सईद, मिस्र के सुल्तान और ट्रांसआक्सियाना के शासक जो है तरमाशरीन के साथ साथ उसने खुरासान के शासक जो है अबू सईद के खिलाफ जो है अभियान करने का एक अलायंस किया। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, मिस्र के सुल्तान और ट्रांसआक्सियाना, इन तीनों ने मिलकर खुरासान के खिलाफ आक्रमण करने के लिए एक अलायंस किया, एक गठबंधन किया। लेकिन जिस समय अभियान करने की, और इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने तैयारी भी प्रारंभ कर दी। 2-3 साल के बाद आक्रमण होना था और उसके पहले ही उसने अलायंस के बाद से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और जैसा अभी बर्ने लिखता है, मैंने बताया कि उसने अपने 3,70,000 सोल्जर्स को नियुक्त कर लिए, उनको अग्रिम वेतन भी दिया, उनका जो है उनके और खर्चे, विपन से लेकर के उनके हॉर्स से लेकर के तरह तरह के जो खर्च होते हैं उनका भी खर्च उसने उठाया। लेकिन जिस साल आक्रमण होने वाली थी, आक्रमण की बात कही गई थी, उसी साल जो है तरमाशरीन जो था, ट्रांसआक्सियाना का मिस्र के सुल्तान जो तरमाशरीन थे, राजनीतिक अस्थिरता के कारण उनको शासक पद से वहां से हटा दिया गया, जिसके अस्थिरता उत्पन्न हो गई। और फिर खुरासान आक्रमण को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, जिसके परिणाम स्वरूप जो 3,70,000 सैनिकों की नियुक्ति इसने की थी, उन पर जो अर्थव्यवस्था का जो उस पर खर्च किया गया था, उससे अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ। और इसके बारे में इब्न बतूता और अरबी ग्रंथ जो है
मशालिक अवसार से यह पता चलता है कि खुरासान के खिलाफ कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। अब ऐसी स्थिति में अधिकांश सेना को भंग कर दिया गया और सेना के कुछ भाग को उत्तरी सीमा में आक्रमण के लिए कहा गया। और लेकिन इस परियोजना पर जो समय और जो धन खर्च हुआ उससे जो है मोहम्मद बिन तुगलक की अर्थव्यवस्था पर और बुरा प्रभाव पड़ा। सैनिकों की जो नियुक्ति की गई थी, उनकी जो बर्खास्त की, उनका जो टर्मिनेशन किया गया, उससे जो है सैनिकों के मन में असंतोष हुआ, तो विद्रोह भी प्रारंभ हुआ। इस तरह से निराशा और बेरोजगारी कह सकते हैं, घृणा से सुल्तान की जो प्रतिष्ठा थी, जो उसकी अर्थव्यवस्था थी, उस पर बुरा प्रभाव। इस प्रकार से उसकी यह खुरासान की यह योजना भी एक प्रकार से असफल सिद्ध हुई। दूसरी जो योजना थी कराचिल इन्वेशन। कराचिल जो था वह आपके उत्तर भारत में जो आपका जो हिमालय पर्वतमाला है, उसका जो भू क्षेत्र है मध्य में, जो कुमायूं गढ़वाल का जो क्षेत्र है, उसके कांगड़े जिले में एक स्थल है कराचिल। उस पर सुल्तान अधिकार करना चाहता था, क्योंकि जो उत्तर इलाके थे, जो हिमालय से जो सटे हुए इलाके थे, उस पर इब्न बतूता और भरिस्ता लिखता है कि वहाँ पर के जो राजपूत राजे थे, उन पर चीनी आक्रमण का लगातार खतरा बना रहता था, चीनी आक्रमण होते रहते थे। इसलिए उत्तर की इस सीमा को सुरक्षित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने पर्वतीय दुर्गम इलाकों पर, कराचिल पर जो है आक्रमण करने का फैसला किया। और इसके लिए उसने जो है अपने जो कजिन्स जो नेफ्यू थे खुसरो मलिक, उसको अपनी सेना के साथ आक्रमण के लिए नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंटेड टू खुसरो मलिक फॉर द अटैक ऑफ ऑन कराचिल, है ना, अंडर द लीडरशिप ऑफ खुसरो मलिक, है ना। और उसके बाद से हम देखते हैं कि खुसरो मलिक ने मैदानी जो फील्ड एरियाज थे वहाँ पर आक्रमण करके सफलता तो प्राप्त करता है। जिद्दा एक प्लेस था, वहाँ पर अधिकार कर लेता है। लेकिन जब पर्वतीय इलाकों में जब वो जाता है तो उस समय सौभाग्य से बारिश प्रारंभ हो जाती है, और इसके कारण जो है वह जो है पर्वतीय इलाकों की चढ़ाई करने में ट्रेंड भी नहीं था। और उसकी सेना, जिसके कारण से उसकी सेना वापस लौट करके नहीं आती है। बर्नी लिखता है कि मात्र 10 सोल्जर्स जो है वापस आ पाए थे। इब्न बतूता तो केवल 3 सैनिक के लौटने का जिक्र करता है। इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक की यह कराचिल योजना भी, अभियान भी असफल रहा। तो इस तरह से इस अभियान में भी अपार धन जन कह सकते हैं, पैसा की बर्बादी हुई, सैनिक, योग्य जो सैनिक थे उनका खात्मा हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक की एक एक करके कंटिन्यूसली उसकी सारी योजनाएं असफल हो जा रही हैं। राजकोष खाली हो गया है, गवर्नमेंट फंड नहीं है ना, जनता में विद्रोह फैल रहा है। अब इसको रोकने के लिए काजी मीन्स होता है, काजी हमने जिक्र भी नहीं किया बेटा, काजी मतलब होता है आपका वो न्यायाधीश, जस्टिस। तो उसमें आपको फिर इन सारी योजनाओं की असफलता को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइज्ड जो एरियाज था, गंगा जमुना दोआब जिसको कहते हैं, वहाँ पर उसने उस एरिया में टैक्स में वृद्धि करने का फैसला किया। मोहम्मद बिन तुगलक ऑर्डर टू इंक्रीज द टैक्स इन दोआब, है ना। और वह जो वृद्धि की गई थी, जो वर्तमान जो वृद्धि थी, मतलब जो वसूली की जा रही थी, उसमें जो है 10 to 20% जो है की वृद्धि की गई थी। हालांकि यह बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस साल इस टैक्स में वृद्धि की गई दोआब में, उस साल वहाँ पर अकाल आया हुआ था, फेमाइन जो था, बाढ़ था, और जिस कारण से जो है उत्पादन नहीं हो सका था। और जब वृद्धि का जमींदारों ने, किसानों ने मिलकर समान रूप से विरोध किया, अलाउद्दीन खिलजी ने यह आदेश दिया अपने राजस्व अधिकारियों को, रेवेन्यू ऑफिसर्स को, कि वे जो है
सरकार द्वारा जो निर्धारित टैक्स है और जो उसमें वृद्धि की गई है उसको किसानों से, जमींदारों से हर हाल में वसूल करें। और जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश करी तो जमींदारों ने, किसानों ने अपने खेतों में, अपने खलिहानों में आग लगा दी, उत्पादन जो है टैक्स देने से इनकार कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो इस विद्रोह को हालांकि वो सख्ती से दबाने में सफल हुआ, लेकिन बर्ली लिखता है कि किसान दुआब छोड़कर जाने लगे, जब भागने लगे तब सुल्तान ने उनकी जानवरों की तरह उनको पकड़कर, एनिमल्स की तरह उनको पकड़ करके उन्हें अपना शिकार बनाया। तो ये एक दुआब के कारण जो है उसके शासनकाल का यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो है ये कह सकते हैं कि क्रूरतम व्यवहार था, जहां पर जब किसानों ने, जमींदारों ने टैक्स देने से इनकार कर दिया, बढ़ी हुई दर को देने से इनकार कर दिया, ये हवाला दिया कि उत्पादन नहीं हुआ है, फसल बर्बाद हो गई है, उन्होंने अपनी फसल में आग लगा दिया। तो जब उन्होंने विद्रोह किया तो उनके विद्रोह को बर्बरतापूर्वक दबा दिया गया एक तरीके से, और जिसके बारे में अभी बर्नी के बारे में हम लोगों ने सुना। जब मोहम्मद बिन तुगलक को यह एहसास होने लगता है कि उसके साम्राज्य में उसके खिलाफ चारों तरफ विद्रोह हो रहे हैं, उल्मा जो वर्ग है, उमरा वर्ग उसका सहयोग नहीं कर रहा है, तो हमें देखते हैं लास्ट में कि वह उलमाओं को भी खुश करने के लिए वह जो है खलीफा से मंसूर प्राप्त करता है, और जो कहता था रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वर टू डिफरेंट सब्जेक्ट, है ना, वह अब जो है धर्म आधारित राजनीति करने की भी बात की परिकल्पना करने लगता है। और किसानों और कृषि में सुधार के लिए वह नए कार्य करने का प्रयास करता है, और उसने एक कृषि के विकास के लिए एक नया डिपार्टमेंट, ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। नो दैट वी नो दैट दीवाने अमीर को ही, दीवान ए अमीर को ही, दीवाने अमीर कोही was the new separate agriculture department who introduced by Muhammad bin Tughlaq in his regime। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। जो बंजर लैंड थी, जो कह सकते हैं जो बेकार लैंड थी, जो फॉरेस्ट लैंड थी, उनको जो है कृषि में कन्वर्ट करने के लिए उसने कहा कि जो भी इस दिशा में प्रयास करेगा उसे उपजाऊ फर्टिलाइज लैंड में कन्वर्ट कर देगा, उसे उसका मालिक मान लिया जाएगा, उसे लैंडलॉर्ड उसका मान लिया जाएगा। तमाम उसने प्रोत्साहन दिया और लोगों को खेती करने के लिए सिंचाई, क्रॉप की व्यवस्था कराई, कुएं खुदवाए, बीज उपलब्ध कराए, तमाम काम किया, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सका। जो है उसकी यह योजना भी जो है कह सकते हैं कि एक तरीके से असफल हुई, क्योंकि ऐसा ऐसा उदाहरण, ऐसा साक्ष्य मिलता है कि सुल्तान ने जो बंजर लैंड थी, जो फॉरेस्ट लैंड थी, उसको कृषि योग्य भूमि में, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए पुरस्कार भी दिए, जैसे हॉर्स, घोड़े का पुरस्कार, कैश पेमेंट इत्यादि। लेकिन जो लोग ऐसा करने के बारे में उसको था कि वो लोग ऐसा करेंगे, ऐसा लिखता है बर्नी की बंजर लैंड का 1000 हिस्सा भी एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट नहीं किया जा सका। इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी जो है प्राकृतिक प्रकोप के और किसानों के असंतोष और विश्वास के कारण सफल नहीं हो सकी। कुल मिला जुला करके हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की सभी योजनाएं असफल हुई। इसके पीछे और जिसका परिणाम साम्राज्य के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके कारण न केवल मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का राजकोष खत्म हो गया, उसके शासनकाल का अंत हो गया, बल्कि उसके बाद के उत्तराधिकारियों के शासनकाल के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और एक प्रकार से तुगलक डायनेस्टी का भी डाउनफॉल शुरू हो गया। इवन दिल्ली सल्तनत के डाउनफॉल में भी मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की असफलता को एक कारण के रूप में उद्धृत किया जाता है।
योजनाओं की असफलता के क्यों असफल हुई, इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो सुधार थे, जो स्कीम्स थी, वो समय से काफ़ी आगे थी, जो सफल भी हो सकती थी यदि जनता का, अधिकारियों ने उसको, योजनाओं को समझा होता और उसका सहयोग करने का की कोशिश की होती, उसका समर्थन करने की कोशिश की होती। लेकिन न तो अधिकारियों ने उसकी योजनाओं को समझने की कोशिश की और न ही जनता ने उसको समझने की कोशिश की। उनका एकमात्र उद्देश्य जो था वह लाभ कमाना था और इस कारण से उसकी ये योजनाएं असफल हो गई। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की जिम्मेदारियों को भी इसके लिए वंचित नहीं किया जा सकता। वह भी, उसका व्यवहार, उसकी नीति भी उसके लिए जिम्मेदार थी। वह, उसकी योजनाएं जो थी वह एक तरीके से सैद्धांतिक रूप से अच्छी होती थी, थ्योरेटिकल रूप में देखा जाए तो अच्छी होती थी, लेकिन उसको प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था। इसके लिए एक ट्रेंड ऑफिसर और एक कह सकते हैं कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत थी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर ऐसा नहीं था। वह, उसके अंदर लैक ऑफ डिसीजन पावर था, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता का अभाव था। वह एक छोटी सी गलती पर क्रोधित हो जाता था। योजनाओं की असफलता उसे तत्काल क्रोधित कर देती थी, हेजिटेट कर देती थी और तुरंत ही अपनी वह योजनाओं को असफल मानकर उसे समाप्त घोषित कर देता था। उसके प्रयोग को जिसका ये परिणाम हुआ कि अधिकारी और प्रजा समझ नहीं पाए। उसे सहयोग अगर किए होते और सुल्तान अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग के तहत एक प्लान्ड वे में काम किया होता तो भी संभव था कि वह सफल हो गया होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और ये सारी योजनाओं के असफलता और उसके द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर ये कहा जाता है कि उसके व्यक्तित्व मिक्सचर जो था, मिश्रित स्वरूप था, कि वह एक ही पल पर अपने निर्णय पर अडिग नहीं रह पाता था। वह निर्णय लेता है, जैसे हम लोग देखते हैं बार बार कि राजधानी परिवर्तन का निर्णय लिया और तुरंत विद्रोह हुआ, असफल हुआ, वापस कर दिया। इसी तरह से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जब विद्रोह हुआ, तकनीक को अगर अपनाई होती, जनता को उसके बारे में बताई होती और एक पेचीदी डिजाइन टेक्निक्स बनाई होती कि हर आदमी उसको नहीं ढाल सकता था, है ना, उस पर नियंत्रण और दंड का प्रावधान किया होता है। आसान अभियान में हम लोगों ने देखा 3,70,000 उसकी सैनिकों की नियुक्ति कर ली और आगे चल करके वह असफल हो गया। तो इस तरह से उसका व्यक्तित्व कहीं न कहीं उसके असफलता के लिए उत्तरदायी तो है ही है, लेकिन जनता और अधिकारी को भी इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थीं वे असफल हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक का पतन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप तुगलक राजकोष जो गवर्नमेंट फंड था उसका खात्मा हुआ, विद्रोह प्रारंभ हो गए। और कितने दुर्भाग्य की बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक जब सत्ता प्राप्त करता था तो वो अपने पिता से एक भरपूर खजाना उसे मिला हुआ था, उसका साम्राज्य इतना विस्तृत था, लेकिन यह दुर्भाग्य ही था कि उसके शासनकाल में अंत तक आते आते पूरा राजकोष भी खाली हो गया, विद्रोह भी प्रारंभ हो गए और उसी के शासनकाल में दो दक्षिण भारत में नए स्टेट अस्तित्व में आए, एक हिंदू राज्य जिसे हम लोग विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं और एक मुस्लिम राज्य जिसे बहमनी साम्राज्य के रूप में के नाम से हम जानते हैं। ठीक है बेटा, समझ में